जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ESM सचिन बंसल में। तो इस वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण बातों पर मैं बात करने वाला हूँ। पहला, देखो मैंने टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत अच्छे से अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए क्या क्राइटेरिया है समझाया था। फिर भी अभी भी काफ़ी एक्स सर्विसमैन भाइयों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, उन्हें अभी भी डाउट है टाइपिंग की क्वालिफिकेशन को लेकर और कंप्यूटर टेस्ट, तो उसके बारे में बात करूंगा। दूसरा, मॉक टेस्ट में अभी भी कई लोगों के अच्छे स्कोर नहीं आ पा रहा है, तो कैसे अब लास्ट 10 दिन में क्या करें वो जिससे उनके स्कोर में इम्प्रूवमेंट हो। और लास्ट में बहुत से अपने ऐसे एक्स सर्विसमैन भाई हैं जो इस बार SSC CGL के लिए एलिजिबल नहीं थे, मीन्स वे अभी सर्विंग है। और नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी थी, जितना मुझे याद है 27 जुलाई 2025 से पहले उनका रिटायरमेंट होना चाहिए। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका Tier 1 क्लियर हुआ है लेकिन उनका रिटायरमेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था रिटायरमेंट का वो फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब उसके बाद वे रिटायर्ड हो रहे हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या Tier 2 में अपीयर होना चाहिए? और Tier 2 में अपीयर हो जाते हैं, क्लियर हो जाता है, तो DV कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इसके बारे में बात करूँगा। एक और बात बोलूँगा, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बताता हूँ उसके बाद भी लोग बार बार मैसेज करके वही डाउट पूछते हैं जो मैंने बता रखे हैं वीडियो में, तो तब वो अच्छा नहीं लगता। फिर मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, टाइम कम है, फिर भी टाइम मैनेज करते हुए, और फिर भी आपको उसी तरह के डाउट आते हैं जो मैंने बता रखे हैं वीडियो में, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कुछ अगर डाउट आ रहा है जो मैंने ऐसा है कहीं कुछ चीज़ छूट गई, ये वीडियो में नहीं बताई है, तो वो मुझे मैसेज करके पूछिएगा। तो सबसे पहले मैं टाइपिंग के बारे में बात करूँगा। देखो एग्ज़ाम में जो पैसेज आता है ना, वहाँ पर उसमें अगर आप पूरा का पूरा पैसेज टाइप कर देंगे ना, तो उसमें 2000 से ऊपर ही की डिप्रेशन होते हैं, मतलब 2050 या 2100 ऐसे की डिप्रेशन होते हैं। तो देखो जो इसका क्राइटेरिया है वो 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट, ये तो क्राइटेरिया है। लेकिन उसी में नीचे लिखा हुआ है 30% एरर अलाउ है एक्स सर्विसमैन को, ठीक है, और 7% एरर है TA और PA पोस्ट असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 2000 की डिप्रेशन कर देते हैं 15 मिनट में, उसमें कुछ एरर होता है। अब एरर कैसा होता है कि आपने कोई वर्ड सही से टाइप नहीं किया है, कोई वर्ड आधा टाइप किया है, तो हाफ एरर, फुल एरर, इसके बेसिस पे वो कैलकुलेट करते हैं। तो एरर अगर मान लिया आपका 5% या 6% एरर है, 2000 आपने टाइप किए, 6% एरर हो गया, तो आप एलिजिबल हैं सभी पोस्ट के लिए। अब अगर मान लिया आप टाइप ही कर पाए 1800 वर्ड, मान लिया 1800 की डिप्रेशन ही आप कर पाए 15 मिनट में, तो अब 1800 कर पाए तो आप ऑलरेडी 2000 में से 10% तो आपका यही कम हो गया, तो आप TA और PA पोस्ट के लिए तो पहले ही बाहर हो गए। उसके बाद जो अदर पोस्ट है जिसमें 2000 में से 30% हटाकर मतलब 1400 की स्ट्रोक होने चाहिए, तो 1800 अगर आपने टाइप किया है, उसमें अगर आपका मान लिया 10% या 20% एरर आ भी जाता है, तो भी आपका जो एग्रीगेट बैठेगा वो 1400 से ऊपर बैठेगा, तो और पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ऐसे कैलकुलेट होता है ये। मतलब अगर आप 2000 टाइप नहीं भी कर पा रहे हैं, या मान लिया आपने 1860 फॉर एग्जांपल आपने टाइप करे और आपका कोई भी एरर नहीं है, एक भी एरर नहीं हुआ आपका बिल्कुल, तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है 1860 टाइप करने में। तो यही मान लिया आप 1400 ही टाइप कर पाए और कोई एरर नहीं है, 1400 की स्ट्रोक हुई है आपके और कोई एरर नहीं है, नील एरर, तो आप एलिजिबल हैं। तो ऐसे कैलकुलेट होता है ये। तो 2000, अब कई लोग ये डाउट आते हैं कि 2000 करने हैं मैं या नहीं करने 2000 ही हैं, लेकिन 2000 करने में एरर कुछ ना कुछ आते ही आता है। आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उसमें देख रहे होंगे आप, एरर कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। तो उम्मीद है ये डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कहाँ से प्रैक्टिस करें? देखो वहाँ पर जो पैसेज आएगा ना, उसमें वो आप ऐसे आपका हाईलाइट करके टेस्ट नहीं आता है, कंटिन्यूस चलता रहेगा, आप टाइप करते रहोगे बस, वहाँ कुछ हाईलाइट नहीं होगा। तो बहुत चांसेस रहते हैं, ध्यान रखिएगा कि कई बार होता है कि लाइन छूट जाती है, जो देख के कर रहे हैं ना, तो बार बार वो ऐसा होता है कि आप एक लाइन मिस कर जाएंगे, तो वो थोड़ा ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसलिए सोनी ट्यूटर ऐप अच्छी है, सोनी ट्यूटर ऐप से ही आप करिए। टाइपिंग बाबा वाली थोड़ी हल्की है, मतलब थोड़ी वो आसान है, तो वहाँ से मत करिए प्रैक्टिस, सोनी ट्यूटर से ही आप करिए, या ओली बोर्ड का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए,
ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर वाला जो टेस्ट है उसमें क्वालिफिकेशन 12 ही नंबर है, लेकिन जो पोस्ट है ना, जैसे पोस्टल असिस्टेंट है, तो वो पहले सीपीटी पोस्ट हुआ करती थी। तो मतलब पहले जब जब से ये टेस्ट कंपलसरी हुआ है, पहले हर एक चीज़ के हर एक 2022 से पहले सब पोस्ट के लिए टाइपिंग और ये मैंडेटरी नहीं थी। अब तो हर किसी को देना ही देना है। तो पोस्टल असिस्टेंट के लिए आपका एक अलग से कट ऑफ डिसाइड होता है, ठीक है। तो वो भी ज़्यादा नहीं होता, 20 नंबर 20-21 नंबर इतने के आसपास ही रहेगा, ठीक है। तो सीपीटी पोस्ट जो थी पहले केवल उन्हीं के लिए, तो एक्स सर्विसमैन में वो एक पहले पीए की पोस्ट थी जो सीपीटी पोस्ट आती थी, तो उसी के लिए आपका एक कट ऑफ लगेगा। और किसी पोस्ट के लिए आप 12 नंबर अगर ले आएंगे तो आप और सबके लिए एलिजिबल आएंगे। तो ये कंप्यूटर टाइपिंग की बात हो गई। अब मैं बात करूंगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में अगर आपके अभी देखो 200 से ऊपर जिसके आ रहे हैं तो मतलब ठीक है, उनका अच्छा चल रहा है और कुछ इम्प्रूव हो जाएगा 10 दिन में। 200 या 200 से कम जिसके आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि मैंने पहले ही बताया था, देखो अब जो लास्ट 10 दिन बचे हैं ना, आप अब जो मॉक लगा रहे होंगे, पहले फुल मॉक लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो मॉक का पर्पज़ होता है कि अपनी स्पीड चेक करना। तो जो सेकंड वाला जो सेक्शन है जिसमें इंग्लिश और जीए आती है, तो वो आराम से आप जो 60 मिनट का टाइम है उसमें कर देंगे, तो उसका मॉक लगाने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट वाला है जिसमें रीजनिंग और मैथ है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके मॉक लगाने हैं। 60 मिनट में आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वे 60 मिनट में आप नहीं कर पाएंगे, 60 क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाएंगे, तो जितने मैक्सिमम कर पाएंगे वो मॉक से ही आपकी प्रैक्टिस आएगी। उसके बाद देखो क्या पढ़ना है अभी आपको। तो इंग्लिश तो मैंने बोला था सबसे पहले, इंग्लिश पर तो आपको ध्यान देना ही देना है। अब जो 10 दिन बचे हुए हैं, और देखिए इंग्लिश का मॉक, इंग्लिश का केवल सेक्शन मॉक लगाकर आप बस ये देखिए कि हाँ इसमें ये टॉपिक ऐसे हैं जो मैं कर सकता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या कमी रह रही है उसे देखते हुए उस पर काम कीजिए। ऐसे आइडेंटिफाई कीजिए अभी इन 10 दिनों में, आराम से बैठ के पहले अभी 2-3 घंटे यही एनालिसिस कीजिए कि मुझे अब आगे 10 दिन में क्या पढ़ना है। तो ऐसे इंग्लिश में ऐसे टॉपिक आइडेंटिफाई कीजिए। ऐसे ही आप रीजनिंग और मैथ में से सबसे पहले मैंने कहा था कि एक ऐसा होना चाहिए, जैसे रीजनिंग मान लिया कि जिसमें आप 30 में से 25 क्वेश्चन कर रहे हो आराम से, तो वो देखिए रीजनिंग में ऐसा कौन सा टॉपिक बच गया है जिसके सवाल बार बार गलत हो रहे हैं जबकि मैं कर सकता हूँ, तो उस टॉपिक को आइडेंटिफाई कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही मैथ में आप देखो पूरे 30 के 30 को टारगेट लेकर चलेंगे तो नहीं कर पाएंगे, पर कम से कम 20 का टारगेट कीजिए। अर्थमेटिक नहीं हो रही है, छोड़ दो अर्थमेटिक को। पर ऐसा हो सकता है कि आप सब कुछ कवर करने के चक्कर में ना एक टॉपिक अच्छे से नहीं कवर कर पा रहे हैं। मैंने अपनी पहले स्ट्रेटजी में भी यही बताया था कि एक एक टॉपिक को अच्छे से करो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो तो उसे ऐसा कर लो कि ट्रिग्नोमेट्री में गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी ना हो। तो अब जो बचे हुए 10 दिन है उसमें ऐसे ही आइडेंटिफाई करो कि हाँ यार ज्योमेट्री में कर सकता हूँ, लेकिन साला मॉक में गलती हो रही है मेरे से। मतलब मुझे क्या हो रहा है कि मॉक में मेरे से गलत हो जा रहे हैं, लेकिन मैं कर सकता हूँ इसे। तो ज्योमेट्री ही जो बचे हुए हैं ना, ज्योमेट्री इस टाइम में ज्योमेट्री करो, उसकी देखो ट्रिक देखो, जो भी मेथड है वे देख के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ऐसे ही फिर और आइडेंटिफाई करो, टाइम बच जाता है तो कि हाँ यार ट्रिग्नोमेट्री में गलत हो रहे हैं मेरे से, अभी मुझे थोड़ा और काम करना है। तो ऐसे करके आप अगर 5-6 टॉपिक भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है, और 15 से 17-18 क्वेश्चन भी इसमें करने लगेंगे, टोटल 40 से ऊपर अगर आप इसमें ले जाएंगे ना, तो आप आराम से 200 से ऊपर स्कोर क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। फिर मैं जीएस के लिए, बार बार कई लोग जीएस के लिए पूछ रहे थे, तो जीएस के लिए मैं बोलूँगा कि अब जो बचे हुए दिन है, एक एसएससी बाय परमार, ठीक है, अब यूट्यूब पर जाकर उनके आप वे लेक्चर सुन सकते हैं। उन्होंने टॉपिक वाइज भी, जैसे पॉलिटी के 1 लाइनर इस तरह से क्वेश्चन उन्होंने उनके ऊपर वीडियो बनाई है, तो वो देखिए, उससे फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये हो गई अब जो लास्ट 10 दिनों में आपको क्या करना है इसके ऊपर बात। अब टाइम का सही से यूटिलाइजेशन कीजिए, ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए कि मुझे सब कुछ कवर करना है। आप एक टारगेट लेके चलो, हर किसी को अपनी कैपेसिटी पता है। जिसके 200 आ रहे हैं अभी मॉक में, वो टारगेट करो मैं इन 10 दिनों में 230 तक लेके जाऊँ। जिसके 230 आ रहे हैं वो टारगेट करो 250 लेके जाऊँ। जिसके 250 आ रहे हैं तो ऐसे टारगेट लेके चलो। आप 200 वाला टारगेट करेगा कि मैं 300 ले आऊँ, तो वो नहीं आ पाएंगे अब 10 दिन में, ठीक है। अब लास्ट में बात करूँगा जो एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखो बैंक में थोड़ा जो डीवी होती है ना, वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लिबरल होती है। पर सीजीएल में बता रहा हूँ मैं, एसएससी में मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने देखे हैं मेरे सामने के, सबसे पहले वे यही चेक करते हैं आपका, आप जब जाओगे डीवी के लिए, कि आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, और उनके पास वो एक डेट लिखी रहती है नोटिफिकेशन के हिसाब से।
तो वही वो चेक करते हैं और वहीं से मेरे सामने खुद एक्स सर्विसमैन को उन्होंने वापस भेजा है। जो भी एलिजिबल नहीं है उनका सिलेक्शन नहीं होना है, वो डीवी में बाहर कर दिए जाएंगे। 100% डीवी में बाहर होने हैं। मेरे सामने मैं 2 डीवी करवाई है मैंने एसएससी की, और बता रहा हूँ मैं, मेरे सामने खुद कैंडिडेट बाहर हुए हैं एक्स सर्विसमैन अपने। और फालतू में हो सकता है आगे के लिए ना और आपको कहीं मार्क कर दें वो, तो फालतू में रिस्क मत लेना। डीवी में तो जाना ही नहीं है। हाँ, आपको प्रैक्टिस के लिए देना है तो प्रैक्टिस के लिए टीयर 2 दे दो अपना, बस एग्ज़ाम दे के आ जाओ। लेकिन चॉइस मत भरना, एक सीट खराब मत करना। जिन भाइयों को ज़रूरत है उनको कम से कम सीट मिल जाएगी, ये मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। और ये आपके लिए भी बेटर है, ये आपके लिए बेटर है, क्योंकि आप वैसे भी एलिजिबल नहीं है। अभी आपका रिटायरमेंट वैसे नहीं हुआ है। जो रिटायर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी उन्हें मौका दीजिए। सीजीएल में फिर भी आपको नहीं लेंगे वो, डीवी में आप बाहर होने ही होने हो। तो फालतू में आप एक चॉइस भर देंगे, फिर आपको एक सीट मिल जाएगी और इसमें वेटिंग लिस्ट होती नहीं है, तो एक सीट खराब हो जाएगी। तो ये रिक्वेस्ट है, जो भी एलिजिबल नहीं है वो बिल्कुल, मतलब आपको बस ट्रायल के लिए देना है तो एग्ज़ाम दे दो, लेकिन वो बिल्कुल चॉइस मत भरना। आप एग्ज़ाम देने के बाद जब पोस्ट प्रेफरेंस जब भरी जाएगी तो वो आपको पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरनी है, ठीक है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट थी। और साथ में एक और मैं बोलूँगा कि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये इसलिए ब्लाइंडली तुक्के मत मारना, एक एक नंबर का बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए जीएस में बहुत ज़्यादा लोग तुक्के मार देते हैं, तो एक्यूरेसी का ध्यान रखना। और वैसे भी नॉमिनेशन भी होगा, तो इस वजह से भी तो तुक्के मारने से थोड़ा बचना, ब्लाइंडली तुक्के मत मारना, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद।